नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन जो कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, यानी कि किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ सारे के सारे ऑप्शन को भी हम पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हालांकि आज ये हमारा श्वसन तंत्र का पहला क्लास है, इसलिए हम इसमें क्वेश्चन आंसर तो नहीं करेंगे। हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह से श्वसन होता है, हमारे नाक के माध्यम से वायु हमारे फेफड़े तक पहुंचता है, किस तरह से वहां पे गैस एक्सचेंज होते हैं और फिर वो हमारे बॉडी के लिए किस तरह से काम आता है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर ना करके आज हम इन श्वसन तंत्र का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं और अगले क्लास से हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तारीख को और ये किस शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया है, जिससे आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से हमारे नाक के माध्यम से वायु हमारे अंदर जाता है और फिर उसका यानी कि एक्सचेंज होता है। देखिए, सबसे पहले ये हमारा नाक है यानी कि नसाद्वार, और उसके नीचे मुख गुहा यानी कि मुख गुहा से जस्ट ऊपर आपका जो नाक है वो आपका नासाद्वार है। यानी कि सबसे पहले जो है हवा इसी नाक में प्रवेश करता है। नाक में प्रवेश करते हुए इस तरह से आगे निकलते हुए फिर ये ग्रसनी वाले पार्ट से होते हुए ये नीचे उतरता है। यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है और वॉइस बॉक्स के बाद फिर ये नीचे उतरता है, जिसे कहते हैं हम ट्रैकिया या फिर हिंदी में उसे श्वास नली कहते हैं। उस ट्रैकिया के माध्यम से होते हुए ये दो फेफड़ों में बट जाता है और ये दो फेफड़ों में जो बटता है उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर इस ब्रोंकाई के अंदर भी बहुत सारी शाखाएं होती है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और फिर ब्रोंक्यूल्स का भी एक शाखा यानी कि बट जाता है, यानी कि ये मान लीजिए ब्रोंक्यूल्स है तो उसका ये बटा हुआ शाखा जो कि आपको यहाँ पे गुब्बारे जैसा दिख रहा है, ये आपका एल्वियोलाई जिसे हम कुपिका कहते हैं ये है। यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है यानी आदान प्रदान होता है। तो हमारा ट्रेकिया 3 भागों में विभाजित हो जाता है। सबसे पहले ये हमारा जो ट्रेकिया है जिसकी लंबाई ये 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये हमारे फेफड़े में उतरता है। उतरने के बाद 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, 2 भागों में बटता है तो इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। इस 2 भाग में बटे हुए जो है अपने अपने फेफड़े में फिर से बटना शुरू हो जाता है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि आसपास की श्वास नलिका और दूरस्थ श्वास नलिका। तो इसलिए इसको आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ब्रोंक्यूल्स यानी कि आपको हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है ब्रोंक्यूल्स। हालांकि ये इंग्लिश टर्म है लेकिन आपको वहाँ पे हिंदी में ब्रोंक्यूल्स लिखा हुआ मिल जाएगा। इसलिए आपको ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई की हालांकि गुपिका आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेकिया 2 भाग में बटा, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई कई सारे भागों में बट गया जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और लास्ट भाग जो ब्रोंक्यूल्स जो बढ़ता है वो एल्वियोलाई में बढ़ता है यानी कि कुपिका में बढ़ जाता है। और इसी कुपिका के अंदर जो है वो श्वसन पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है और शरीर के अन्य भागों तक भेज देता है। जैसे कि आपको हमने इससे पहले जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तो आपको बताया था स्वांगीकरण क्या होता है। यानी कि स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, वो क्या होता है कि छोटी आंत भोजन का पाचन करने के बाद अपने रसांकुर के माध्यम से भोजन में जो भी पोषक तत्व है उनको अवशोषित कर लेता है और शरीर के हर कोशिका के पास भेज देता है। तो उसका काम था कोशिका तक भेजना। उसके बाद ये श्वसन तंत्र क्या करता है, ये फेफड़ा का जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है ये उसमें से यानी वायु में से ऑक्सीजन को निकालकर वो भी कोशिका के पास भेज देता है। और कोशिका के पास पहुंचने के बाद कोशिका में आपने माइटोकॉन्ड्रिया नाम का आपने जगह सुना होगा। आपने माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा, जिसे आप हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं, या फिर पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का जो है शक्तिगृह आपने सुना होगा नाम। तो वहाँ पहुँच जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँच करके ग्लूकोज से जा कर के ये ऑक्सीजन मिल जाता है और वहाँ पे ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल बनाता है और एटीपी बनाता है। साथ में बहुत थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी निकलता है। यही जो एटीपी है वही हमारे यानी कि ऊर्जा मुद्रा है हमारे शरीर का। जिस तरह से आपने सुना होगा कि भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, जापान का मुद्रा है येन, उसी तरह से अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो मुद्रा चलता है वो है हमारा
एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या करता है, यही एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करता है, यानी कि हम कार्य करने के लिए जो हमें बल की आवश्यकता होती है वो एटीपी के माध्यम से ही हमारे पास होता है। ठीक है, तो आपने ओवरव्यू समझ लिया होगा कि किस तरह से नाक से माध्यम कर हमारे नसा द्वार से जो है हवा प्रवेश करता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और फिर लास्ट में एल्वियोलाई में जाता है, यानी कुपिका में जाता है, और कुपिका में गैस का एक्सचेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ लिखे जुखे जो इसके बात हैं उनको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, श्वसन क्या है, हवा नाक के माध्यम से श्वास नली से होते हुए फेफड़े में पहुंचकर ऑक्सीजन का रक्त में मिलना तथा बाकी गैसों का वहीं से बाहर निकल जाना श्वसन कहलाता है। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि हम नाक के माध्यम से हवा खींचते हैं, फेफड़ा में पहुंचता है, और एल्वियोलाई में यानी कि कुपिका में जाकर के गैस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी गैस एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान हो जाता है, तो वही श्वसन है। उसके बाद श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का ही दूसरा नाम वायवीय श्वसन है, और अनॉक्सी श्वसन का ही दूसरा नाम अवायवीय श्वसन है। और ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में हम एरोबिक रेस्पिरेशन और अनॉक्सी श्वसन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है और अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, हम सब पहले समझ लेते हैं। ऑक्सी श्वसन होता है हमारे अंदर किसी भी जीव जंतु, जैसे गाय, भैंस, यानी जो भी बड़े जीव जंतु हैं जिसको आप देखते होंगे कि ये श्वास ले रहा है यानी सांस ले रहा है, उसके अंदर ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेना, ऑक्सीशोषण कहलाता है। ठीक है, और ऑक्सीशोषण में जो है ये 38 एटीपी आप तो जान ही गए होंगे, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है एक ऑक्सीशोषण में, और एक अनॉक्सीशोषण में जो है वो मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना कम यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है अनॉक्सीशोषण में, यानी बिना ऑक्सीजन के अगर शोषण हो तो वहाँ पे मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है, और अगर ऑक्सीजन के साथ शोषण हो तो वहाँ पे 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए तो ऑक्सीशोषण हम जैसे जो विकसित जीव हैं उनके अंदर होता है। अनॉक्सीशोषण जो है वो पाया जाता है किस तरह से, मान लीजिए ये बैक्टीरिया, कवक, इसके बाद जो है हमारे शरीर के मसल्स में, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप अगर कुछ ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो आपके शरीर में जो है ऐंठन होने लगता है, यानी कि दर्द करने लगता है, तो वहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, यानी कि वहाँ पे अनॉक्सीशोषण होने लगता है, और मात्र 2 एटीपी ही ऊर्जा बन पाता है। जबकि ऑक्सीशोषण होता तो वहाँ पे 38 एटीपी ऊर्जा बनता, और उस तरह की थकान हमें नहीं होती। तो ऑक्सीशोषण होता है ह्यूमन में, और जो भी बड़े विकसित जीव हैं उनमें। अनॉक्सीशोषण होता है बैक्टीरिया में, कवक में, हमारे शरीर के जो मांसपेशी है उसमें थकान होने के समय। और साथ ही साथ आपने सुना होगा फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन, जिस तरह से शराब वगैरह बनाया जाता है, उसको एक चेम्बर में डाल करके और बिना ऑक्सीजन की वहाँ उपस्थिति हुए उसको सराता है और उसे शराब बनाता है, यानी अल्कोहल बनाता है, तो उसमें भी अनॉक्सीशोषण ही होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन का ही शोषण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि डोरमेंसी, यानी कि जब बीज अंकुरण होने लगता है तो उससे पहले उसके अंदर जो है अनॉक्सीशोषण ही होता रहता है, क्योंकि ऑक्सीशोषण होता तो वहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा बनता और वो जल्दी जल्दी यानी कि पेड़ बन जाता है। लेकिन उसको जीवित रखने के लिए, और वो तब तक पेड़ भी ना निकले और जीवित बचा रहे बीज, उसके लिए वहाँ पे अनॉक्सीशोषण होता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही हम बताना चाहते हैं कि ऑक्सीशोषण में जो हमारे जैसे विकसित जीवों में होता है, अनॉक्सीशोषण जो है वो अविकसित जीवों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपने समझ ही लिया किस तरह से हमारे अंदर शोषण होता है, कि नाक के माध्यम से गया और लास्ट में जो है कुपिका में जाकर के गैसों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है और आपको इनमें से देगा कि कौन सही क्रम में व्यवस्थित है, आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए ये है हमारा वायु मार्ग। ठीक है, किस तरह से वायु हमारे अंदर प्रवेश करता है। देखिए सबसे पहले नाक में गया, यानी नोज, और नाक में पाया जाता है छोटी छोटी बाल पाई जाती है, यानी कि जिसे हम सीलिया कहते हैं। उसका काम क्या है कि धूलकण, जो बड़े बड़े धूलकण हैं वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए, तो वो नाक का जो बाल होता है वो उसको छानने का कार्य करता है। और साथ ही साथ उस बाल के जड़ में जो है वो एक तरह का सीवम निकलता रहता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है जो आए हुए धूलकण को अपने अंदर चिपका लेता है। तो आपने देखा होगा कि अगर
बहुत सारे धूलकण वाले स्थान पे आप जाते हैं तो आपके नाक से कुछ काला काला निकलता है, तो वही है, वो सीलिया का काम है। यानी कि उसमें जो हेयर पाया जाता है, नोज हेयर या नेजल हेयर, उसका काम है उसी धूलकण को ट्रैप करना। तो नाक में गया। नाक के बाद आगे निकलते हैं, ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी जो है वो उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि इसमें फूड भी जाता है और वायु भी जाता है। और ग्रसनी के जस्ट नीचे जो है एपिग्लोटिस पाया जाता है। जस्ट ग्रसनी के नीचे एपिग्लोटिस पाया जाता है, जहाँ से स्वास्थ्य जो नली है वो अलग हो जाता है और भोजन नली जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन एपिग्लोटिस से ऊपर जो ग्रसनी पाया जाता है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, वो उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी वहाँ वायु भी जाएगा और वहाँ गैस भी जाएगा। ठीक है। ग्रसनी के बाद आगे चलते चलते ये चला जाता है स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र जिसे आप लैरिंग्स भी कहते हैं, स्वर तंत्र, या फिर इसे अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसको आप कंठ कह लीजिए। ठीक है, कंठ कह लीजिए। तो उसके बाद आपका कंठ में पहुंच जाता है। कंठ के बाद पहुंच जाता है श्वास नली में। श्वास नली आप जिसे ट्रैकिया कहते हैं, जिसकी लंबाई जो है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास, कहीं आपको 10 से या 11 से 12 आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। 10 से 12 सेंटीमीटर का आपका ट्रैकिया पाया जाता है। ये जो आपको ट्रैकिया मिल रहा है, जिसके ऊपर जो है कार्टिलेज का इस तरह से गोल गोल करके कवर चढ़ा होता है, जिससे कि ये सपोर्ट पा सके, यानी कि ये ठोस रह सके। कार्टिलेज वही जिसे उपास्थि कहते हैं आप लोग, जो कान में आपके पास है, जिसे आप चाहे तो मरोड़ सकते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। लेकिन हड्डी को आप अगर मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। तो वही कार्टिलेज का जो है ऊपर से परत पाया जाता है। ठीक है, तो वो ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। ट्रैकिया के बाद फिर पहुंच जाता है ब्रोंकाई के पास। ठीक है, ब्रोंकाई जो कि ट्रैकिया का पहला विभाजन होता है, तो वो ब्रोंकाई होता है, इस तरह से शाखा में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी ट्रैकिया का दो भागों में जो बटा, यही ब्रोंकाई है। ये ट्रैकिया है और ये दो भाग जो है ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद पहुंच जाता है ब्रोंक्यूल्स में, यानी कि ये ब्रोंकाई का जो विभाजन होता है तो वो ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद इस ब्रोंक्यूल्स का भी जब विभाजन होता है तो इस तरह से कुपिका पाया जाता है। तो उसके बाद वायु चला जाता है इस कुपिका में और यहीं पे गैस का जो है आदान प्रदान हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले नाक में, उसके बाद ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, फिर स्वर तंत्र, या फिर इसे आप वॉइस बॉक्स कह लीजिए, या फिर इसे कंठ कह लीजिए, या लैरिंग्स कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद श्वास नली यानी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, वायु कुपिका जिसे हम एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है श्वसन मार्ग, ये हमारा उचित श्वसन मार्ग है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, ये यहाँ से फिर इस तरह से प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया। देखिए, अब हम जानते हैं कि हमारे जो श्वसन में है कितना % कौन सा गैस अंदर जाता है और कितना निकलता है। तो देखिए, यह है ब्रीदिंग यानी कि श्वसन, इनहिलेशन यानी कि सांस अंदर लेना, और एक्सहिलेशन यानी सांस छोड़ना। ठीक है, एक्सहिलेशन यानी कि सांस छोड़ना और इनहिलेशन यानी सांस अंदर लेना। देखिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो 21% होता है। ठीक है, हम जो ये सांस लेते हैं उसमें 100% हम सांस लेते हैं, चाहे किसी भी वायु, यानी कि वो वायु का भी मिक्सचर होता है, जिसमें से मात्र 21% ही हमारे काम का होता है। बाकी का सारा जो है ये हमारे काम का नहीं है, मात्र 21% हमारे काम का है, तो उसको हम अपने अंदर छांट लेते हैं। ठीक है, तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, यानी श्वास के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, क्योंकि वायुमंडल में ये 0.03% ही है, इसलिए 0.03% हम ले लेते हैं। और फिर भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक है। हालांकि ये जो है जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, तो ये सूर्य से आने वाली जो गर्मी है उसको ट्रैप कर लेता है, इस वजह से ये काफ़ी खतरनाक है, इतना कम मात्रा में होते हुए भी। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, ये सबसे ज़्यादा हम लेते हैं। ये लगभग 78% लेते हैं, कहीं कहीं 78.1%, कहीं कहीं 78.2% लिखा रहता है। आप एक ओवरव्यू मान लीजिए कि 78% हम नाइट्रोजन अपने अंदर लेते हैं, और सांस छोड़ने के क्रम में भी 78% हम छोड़ देते हैं, यानी कि इसका शरीर में 1% भी यूज नहीं होता। 78% हमने लिया और 78% हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा हो गया सांस लेने के क्रम में। अब हम देखते हैं सांस छोड़ने के क्रम में। सांस छोड़ते वक्त जो है ऑक्सीजन 16% हम छोड़ भी देते हैं, यानी आप अगर देखेंगे तो यहाँ मात्र 5% का उपयोग हमने किया। एक श्वसन के अंदर हमने 5% का उपयोग किया। हालांकि श्वसन के समय जो अगर हम एक बार सांस लेते हैं तो लगभग 500 ml के आसपास हम वायु अंदर खींचते हैं। ठीक है, जिसमें से मात्र ऑक्सीजन का 21% में से मात्र 5% हम यूज किए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% हम लिए थे, और छोड़ने के क्रम में 3 से 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। और क्योंकि यहाँ पे हम 5% उपयोग किया ऑक्सीजन का, तो उसके बाद बदले में हम 3-4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए।
और साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन जो 78% हमने लिया था वो 78% आपको वायुमंडल में लौटा दिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं हुआ शोषण के माध्यम से, हम सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीजन जो है मात्र 5% एक साथ ले सके हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछ देगा कि ऑक्सीजन लेते समय कितना होता है तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है तो 0.03%, नाइट्रोजन कितना होता है तो 78%। उसी तरह से छोड़ते वक्त जो है ऑक्सीजन 16% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 से 4% होता है और नाइट्रोजन जो है वो 78% के आसपास होता है। और कहीं कहीं आपको अगर 78 के बाद पॉइंट में कुछ दिखे तो घबराना नहीं है, वो पॉइंट में भी रहता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास से हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन का बेहतर एनालिसिस आपको मिलेगा। और अगर आपने इससे पहले का जो पाचन तंत्र वाला क्लास है, अगर इससे पहले पाचन तंत्र, अगर आपने पाचन तंत्र का क्लास अगर नहीं किया है तो इसी क्लास के यानी कि जा करके इसमें या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर इसी चैनल के आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको पाचन तंत्र नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ आपको क्लिक करना है और सारा का सारा पाचन तंत्र से जितना भी वीडियो आपको देख लेना है। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना दावा तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, तो आप जाकर के पाचन तंत्र का क्लास जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।